वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं हाफ स्टोरीज। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक मेड को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं, जिस दौरान गलती से सब्जियां काटते हुए उसकी उंगली पर कट लग जाता है। तभी वहां लैंडलाइन पर किसी का कॉल आ जाता है। सामने से आदमी कहता है कि जरा सर को कॉल दो। फिर हमें पता चलता है कि ये घर रामेश्वर नाम के एक बड़े चैनल के प्रोड्यूसर का है और आज उसके चैनल के लिए एक शो की रिकॉर्डिंग होने वाली है। शो का कॉन्सेप्ट नकली बाबा और तांत्रिकों को एक्सपोज करने पर है, जो लोगों को भूत और डर के नाम पर लूटते रहते हैं। रामेश्वर इस शो को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज उसके चैनल की टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी उसका ये फैसला कितना ज्यादा गलत होने वाला है। अब रामेश्वर अपने कुछ लोगों को कॉल करके शो की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहता है, जिसमें उसके लोग एक बहुत ही मशहूर बाबा के पास जाने वाले हैं और ये साबित करने की कोशिश करने वाले हैं कि वो बाबा पूरी तरह से ढोंगी है और बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब इस बातचीत के दौरान हम रामेश्वर के घर में उसके पिता की बड़ी सी तस्वीर को भी देख पाते हैं, जिनको गुजरे हुए काफी लंबे समय हो चुका है। आगे कुछ देर में रामेश्वर के लोग उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरह की कोई गुफा में रहता है। और फिर वहां पर पहुंचते हैं वो दोनों, यानी रामेश्वर के दो आदमी, दोनों नाटक करना शुरू कर देते हैं जैसे कि उनमें किसी एक में आत्मा आ गई हो। पर इससे पहले कि वो उस बाबा से कुछ कहते, वो बाबा दोनों से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ढोंगी नहीं साबित कर पाओगे। ये सुनते ही दोनों आदमी और रामेश्वर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रामेश्वर भी एक कैमरा के जरिए इस लाइव रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। दोनों फिर उस बाबा से कहते हैं कि हमें सब पता है कि तुम ढोंगी हो और शायद इसीलिए तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो कि हम तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए आए हैं। और तुम तो कहते हो ना कि आत्मा होती है, तो अभी यहाँ पर कोई आत्मा लेकर दिखाओ। इन दोनों के बस इतना कहने की देरी ही थी कि अगले ही पल बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर गुफा के अंदर की तरफ से एक बिना कपड़ों वाला आदमी चलते हुए अपने हाथ में कुछ रख कर उस बाबा के पास लेकर आ जाता है। जहाँ सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये होती है कि ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि रामेश्वर के पिता है। यानी कि बाबा ने रामेश्वर के पिता की आत्मा को बुला लिया, जिससे ये भी समझा जा सकता है कि बाबा को इस बात का पता है कि रामेश्वर कहीं और बैठकर उन्हें देख रहा है। दोस्तों, ये देखते दोनों आदमियों की तो डर से हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से कैमरास गिराते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद वो बाबा कैमरा के सामने आकर रामेश्वर से कहता है, आज के समय सब आत्माओं को काल्पनिक मानते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आत्मा हर जगह है और कहीं भी कुछ करने से पहले आत्मा वहाँ पर अपना निशान या किसी चीज को छोड़ देती है। और फिर यहाँ से सीन होता है कट। अब होगी एक्चुअल मूवी यहाँ से शुरू। अब हम ध्रुव और राघव नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो रात में पार्टी करने के मूड से एक जगह पर बैठकर पी रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राघव की दोस्त अंजलि को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो रही होती है। पर तभी उसकी सौतेली माँ उसके पिता से कहती है कि ये अंजलि हमारे साथ नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उससे सख्त नफरत करती है। वहीं कमरे में अंजलि इन बातों को सुन लेती है और बड़ी ज्यादा दुखी भी हो जाती है। इसके बाद वो जाने से खुद ही मना कर देती है और फिर उसके पेरेंट्स घूमने चले जाते हैं। अंजलि अब घर में अकेली है, इसलिए वो राघव को कॉल करके कुछ खाने के लिए लेकर घर आने को कह देती है, ये सोचकर कि वो पार्टी करेंगे। कुछ देर के बाद राघव ध्रुव के साथ वहां पर पहुंच जाता है और फिर सभी के साथ एंजॉय करते हुए बात करने लग जाते हैं। तो इस दौरान दोस्तों सभी टेरेस पर जाते हैं, जहां राघव ध्रुव से उसके काम के बारे में पूछता है। ध्रुव बताता है कि मैंने हाल ही में एक भूतिया कहानी लिखी थी जो मेरे बॉस को पसंद नहीं आई। इससे पता चलता है कि ध्रुव एक राइटर है। दोस्तों, अंजलि फिर ध्रुव से कहती है, क्या तुम हमें वो कहानी सुना सकते हो क्या? ध्रुव मान जाता है और यहाँ से हम ध्रुव की लिखी हुई कहानी को सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम मीरा और महेश नाम के एक कपल को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ अगले दिन महेश का बर्थडे होता है। इसके लिए उसने पार्टी रखी होती है, लेकिन अचानक से मीरा पार्टी में आने का प्लान कैंसिल कर देती है, ये कहते हुए कि उसके मामा ने पार्टी में जाने से मना कर दिया है। मतलब उसके मामा उसको मना कर रहे थे। महेश तो गुस्सा हो जाता है ये सुनते ही और मीरा की पूरी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। तभी हम मीरा के पीछे एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जो बहुत ही गंदी तरह से उसको घूरता रहता है। कुछ देर के बाद मीरा भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी भी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा कर रहा है। जहाँ उसका पीछा करते करते वो लगभग उसके घर तक पहुँचने वाला होता है कि तभी बीच में कोई कार उस आदमी को रोक लेती है। ये सीन यहीं पर होता है कट। अगले सीन में हम उस आदमी को खून में लथपथ पड़े हालत में देखते हैं, जैसे कि किसी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मार दिया हो। और बस मारा ही नहीं, मतलब इस तरह मारा कि उसकी जान लेने की कोशिश की। तब पता चलता है कि ये सब मीरा के मामा सूरी ने किया है, जिन्होंने इस आदमी को मीरा का पीछा करते हुए देख लिया था और इन्हें समझ में आ गया था कि ये आदमी बिल्कुल गलत सोच के साथ ही मीरा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। पर शायद आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि मीरा का मामा सूरी मीरा की भलाई के लिए ही ये सारी चीजें कर रहा है, मतलब वो मीरा की बहुत केयर करता है, इसलिए उसने उस आदमी की ऐसी हालत की, यही लग रहा है।
पर तभी हमें सूरी की सच्चाई पता चलती है। वो असल में मीरा को पसंद करता है। जी हाँ, वो मीरा का मामा होकर उस पर गंदी नजर रखता है और इस आदमी को उसने इसीलिए इतना मारा क्योंकि वो आदमी उसके रास्ते में आ रहा था। सूरी का ऐसा खतरनाक रूप हम मीरा के साथ भी देख पाते हैं। जहाँ मीरा महेश के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही होती है तो सूरी उसके हाथों को सिगरेट से जलाते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। और ये साफ दिखाता है कि आदमी पूरी तरह से पागल है दोस्तों। दूसरी ओर हम महेश को अपने घर पर अपने दोस्त वासु के साथ देखते हैं, जिसे महेश बताता है कि मेरा कल बर्थडे में नहीं आ रही है यार, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का मन नहीं कर रहा उसकी वजह से। तब वासु कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, इन लड़कियों को जितना डराया जाए ना उतना वो करीब आती है। तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास हाफ स्टोरीज नाम की एक हॉरर स्टोरी बुक है जिसमें ढेरों भूतों की कहानियां हैं। तुम उस बुक को पढ़ो और देखो कि कहीं उसमें से कोई कहानी तुम्हें मीरा को डराने में मदद कर भी पाती है या नहीं। इतना कहकर वासु महेश को वो देकर चला जाता है। महेश किसी काम से अब किचन में जाता है कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ बंद चालू होने लगती हैं और अचानक से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो जल्दबाजी में अपने फोन की टॉर्च खोलता है और उसे ऊपर कुछ आवाजें आती हैं और दोस्तों वो जैसे टॉर्च ऊपर की तरफ करता है तो वहाँ एक आत्मा नजर आती है। अगले ही पल महेश की आंख खुलती है। हाँ, सपना था। तब महेश की जान में जान आती है। फिर वो वासु के देवी बुक को पढ़ने लग जाता है जिसमें सबसे पहली कहानी एक लड़की की होती है। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये कहानी ना बहुत अजीब हो जाती है। बताऊं कैसे? क्योंकि कहानी के अंदर कहानी है और फिर उस कहानी में भी एक बंदा किसी और को कहानी सुना रहा है और जो कहानी वो सुना रहा है उसमें भी एक कैरेक्टर अब कहानी पढ़ने लग रहा है और फिर जो वो कहानी पढ़ रहा है उसमें भी कोई किसी और को कहानी सुना रहा है। ये इंडिया की इंसेप्शन लग रही है दोस्तों। खैर जल्दी आगे बढ़ते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उस हॉरर स्टोरी बुक में महेश एक लड़की की कहानी पढ़ता है जो लड़की रात में हेल्प के लिए रोड पर खड़ी होती है क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। वहीं से 2 ट्रक ड्राइवर गुजर रहे होते हैं जो उस लड़की को देते हैं लिफ्ट। पर जल्द ही हमें उनके गलत इरादे पता चल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करते, सामने एक चेक पोस्ट पर पुलिस उनको रोक लेती है और उस ट्रक में लड़की को देख लेते हैं, जिससे होता यह है कि एक ट्रक ड्राइवर वहां से डर में भाग जाता है पर दूसरे को पुलिस पकड़ लेती है और लड़की को अपने साथ स्टेशन लेकर जाती है। लेकिन यहाँ भी उस लड़की के साथ गलत ही होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर चेकिंग के बहाने उस लड़की को गंदी तरीके से टच करते हैं और कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए स्टेशन में जो इकलौता ऑफिसर था उसे चाय लेने के लिए भेज दिया जाता है। पर जैसे ही वो ऑफिसर चाय की दुकान पर पहुंचता है उसे वहां एक न्यूज़पेपर में 3 जनों की डेथ की न्यूज पता चलती है जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर और एक वही सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है जिसने उसको चाय के लिए भेजा है। यानी कि जिन तीनों ने लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की वो तीनों मारे गए। और यहीं पर हमें सीन में थोड़ा पीछे जाना होगा जहां पर ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। उस जगह बिजली के खंभे पर किसी की डेथ की फोटो लगी हुई थी जो कि किसी और की नहीं उसी लड़की की थी। यानी कि पूरी कहानी में एक लड़की नहीं बल्कि आत्मा थी जिसने आखिरी में सभी को मार दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने तीनों को मारकर फिर उस चाय लाने वाले ऑफिसर को ऐसी न्यूज दिखाकर एहसास दिलाया कि वो लड़की कौन है। पर इस पर भी वो ऑफिसर बात को समझ नहीं पाता और स्टेशन जाकर सच पता लगाने की करता है कोशिश। इसके बाद हम एंडिंग के सीन को देखते हैं जिसमें वो 2 ट्रक ड्राइवर, दोनों पुलिस ऑफिसर और वो लड़की एक साथ कहीं ट्रक से जा रहे होते हैं। यानी कि अब वो सभी मर चुके हैं और इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। लेकिन फिल्म नहीं। तो महेश जैसे ही ये कहानी पढ़कर खत्म करता है वहाँ तभी मीरा आ जाती है और वो भी इस कहानी को सुन रही थी जिसमें उनको एक चीज पता चल जाती है कि आत्मा किसी को मरने से पहले वहाँ अपना कुछ फेवरेट सामान रख देती है। ये समझते हुए महेश मीरा से कहता है कि जैसे कि अगर मैं आत्मा होता तो मैं वोडका रखता क्योंकि मुझे वोडका पसंद है। और उस वक्त दोस्तों मीरा एप्पल खा रही होती है जिसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। उसी बीच जब महेश मीरा के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है जो उसने ऑलरेडी खरीद कर रखा हुआ था, तभी उसे मीरा के पागल मामा का कॉल आता है। हाँ, पागल ही है वो जब ऐसी हरकतें करेगा। तो मामा की बातों से महेश को पता चलता है कि उसने मीरा को मार दिया और तब हम मीरा की डेड बॉडी को देख लेते हैं। फिर ये कौन मीरा है जिसके साथ महेश इतनी देर से रोमांस कर रहा था? जल्द ही महेश को इसका जवाब भी मिल जाता है जहां उसे टेबल पर मीरा का फेवरेट फ्रूट एप्पल खाया हुआ मिलता है। यानी कि वो मीरा की आत्मा है और अब महेश का भी समय आ गया है। आगे कुछ देर के बाद वहाँ मीरा का मामा महेश को मारने के लिए गन लेकर आ जाता है। उसी वक्त हम टेबल पर वोडका देखते हैं। तो सर आप याद करिए, वोडका महेश का फेवरेट चीज था। यानी कि महेश भी अब जिंदा नहीं है और फिर मीरा के मामा को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर वासु आता है और इस बार हम टेबल पर गन देखते हैं जो कि मीरा के मामा की फेवरेट चीज है। अब इससे आप क्या समझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वासु का क्या होगा ये भी। वेल आपको एक चीज बता दूं, अगर आप भूले ना हो तो हम अब तक असल में कहानियां ही सुन रहे होते हैं और असल जो कहानी है यानी कि मेन वाली कहानी राघव, ध्रुव और अंजलि की वो अभी कंटिन्यू होती है। जहां ध्रुव की अपनी लिखी हुई कहानी के बाद उसके सामने एक पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है
जिसमें 2 ऑफिसर्स की जान चली जाती है, पर वैन में बहुत पैसे होते हैं, इसलिए तीनों सोचते हैं कि वो दोनों ऑफिसर की बॉडी को कहीं दूर ले जाएंगे और पैसे खुद रख लेंगे। इस प्लान को फॉलो करते हुए तीनों कहीं दूर जाते हैं कि बीच में ध्रुव पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है और पेट्रोल लेकर आ जाता है। तीनों उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जैसे ही राघव उन दोनों ऑफिसर्स की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालता है, पीछे से अंजलि उसे नाइफ से स्टैब करके मार डालती है ताकि उसे पैसे ना बांटने पड़े। और फिर अंजलि तीनों की डेड बॉडी जलाकर बाहर ध्रुव से आकर कहती है कि राघव कुछ देर के बाद आएगा। तभी अंजलि को ध्रुव का कॉल आता है जो कहता है कि तुम दोनों ने पैसे के लालच में मुझे पेट्रोल पंप पर अकेला छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। यानी कि जो ध्रुव अंजलि के साथ है वो असल में आत्मा है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर ध्रुव को एक पुलिस वैन लिफ्ट देती है जो कि और किसी की नहीं, वो मरे हुए ऑफिसर्स की होती है। और फिर वो वैन जाकर अंजलि को ठोक देती है। यानी कि एक तरह से पैसों के लालच में तीनों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक राइटर को देखते हैं जो कि हाफ स्टोरी बुक का सेकंड पार्ट लिख रहा होता है। यानी कि इसी राइटर ने इस बुक का फर्स्ट पार्ट, जिसकी हमने कुछ देर पहले कहानियां सुनी, वो भी इसी ने लिखा था। राइटर बुक लिखने के बाद अपने बॉस के पास बुक दिखाने जाता है, जहाँ उसका बॉस कहता है कि जरा कहानियां अलग बनाओ यार, क्या वही पुरानी कहानियां बनाते रहते हो। ये कहकर उसका बॉस दूसरे कमरे में चला जाता है और फिर वहाँ किसी दूसरे कमरे से उसका बॉस बाहर आता है, ये कहते हुए कि सॉरी सर, मैं किसी काम में बिजी था, लेट हो गया। राइटर तो शॉक हो जाता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब थोड़ी देर पहले जो बॉस था वो कौन था। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये सब कहानियां ही थी जो कि एक थिएटर की मूवी में चल रही थी। यानी कि अभी तक हम एक थिएटर हॉल में मूवी देख रहे थे। अब ये मूवी सूरज नाम का लड़का देख रहा होता है जो कि अपने पास एक बीड़ी के पैकेट भी रखता है। तभी वहाँ पर वॉचमैन जो कि सूरज को पहचानता था, वो आकर सूरज को डांट कर वहाँ से भगा देता है कि यहाँ पर बीड़ी मत पीना वरना बहुत पिटाई होगी। आगे जब वॉचमैन अपने घर पर जाता है, वहाँ एक बूढ़े आदमी से उसे बीच रास्ते पर पता चलता है कि सूरज की तो आज सुबह ही मौत हो चुकी है और उसके सामने सूरज की लाश भी जल रही थी। ये देखते वॉचमैन भागते हुए सूरज के परिवार वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपके बेटे को देखा, पर मैं तो सुन रहा हूँ कि उसकी मौत हो गई है, ऐसा कैसे। सूरज के पिता कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, आज ही तो मैं अपने बेटे को हॉस्टल छोड़ कर आया हूँ। तभी वॉचमैन कहता है कि अरे आपके बेटे की मरने वाली बात मुझे चौक पर रहने वाले बूढ़े आदमी ने बताई है। जवाब में सूरज का पिता कहता है कि अरे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस बूढ़े आदमी की तो कल रात ही मौत हो गई है। इतना कहकर सूरज का पिता अपने घर चला जाता है और फिर वो वॉचमैन उस बूढ़े की आत्मा को अपने सामने हंसते हुए एक बीड़ी पीते हुए दिखता है, जहाँ उसके चेहरे पर शैतानी हंसी बता रही होती है कि अब उस वॉचमैन का क्या होने वाला है। हाफ स्टोरीज, बहुत बढ़िया टाइटल था इस मूवी का, सारी स्टोरीज हाफ डाली। बाकी आपको मुझे पता है कुछ कहना होगा, कमेंट्स खुले बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।